कहते हैं कि राजत्व बंधुत्व को नहीं जानता, राजत्व बंधुत्व को नहीं जानता। और ये जो कहावत है ये महाराणा कुंभा पर सटीक बैठती है, उन पर जचती भी है, क्योंकि उनकी यही नीति थी कि राजत्व के आगे बंधुत्व फेल है ना, कि अगर भाई राज करना है तो बंधुत्व को भूलना पड़ेगा। उन्हीं कुंभा की हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे, हमने उनकी राजनीतिक उपलब्धियां पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक उपलब्धियां। उससे पहले एक बार राजनीतिक उपलब्धियों की हम ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं उनका हम रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट से उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो हम सभी को पता है ही, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कुंभा जो है वो किसका पुत्र था, मोकल और सौभाग्य देवी का। ध्यान दीजिएगा मित्रों कि मोकल और सौभाग्य देवी जो परमार राजकुमारी थी, महाराणा मोकल और परमार राजकुमारी सौभाग्य देवी का ये पुत्र था। ये जो चीजें पढ़ चुके हैं उनको हल्का सा हम रिपीट कर रहे हैं और उसके बाद तुरंत प्रभाव से हम 5 मिनट के तुरंत बाद ही हम क्लास में पहुंच जाएंगे अपनी, और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है उन पर हम चर्चा करना शुरू कर देंगे। किनका पुत्र था कुंभा या कुंभकर्ण, मोकल और सौभाग्यवती का। ये परमार राजकुमार थी सौभाग्यवती देवी, है ना, इनका पुत्र था। और साहब सबसे बड़ी बात है कि मात्र 10 वर्ष की उम्र में, यानी 1423 में इनका जन्म हुआ था। कुंभा का जन्म कब हुआ था? 1423 में जन्म हुआ था और 23 वर्ष की उम्र में 1433 में ये राजा बन गया था। मात्र 10 वर्ष की उम्र में ये क्या बन गया था? राजा बन गया था 1433 में, जो कि 1468 तक इसने राज किया। कब तक राज किया भाई? 1468 तक इसने राज किया था। 1433 से लेकर 1468 तक। साहब सबसे पहले हमने पढ़ा था, है ना, यहीं पर हमने कुछ चीजें देखी थी कि जब इसने राज किया, राज संभालना शुरू किया, राजगद्दी पर बैठा, तो इसके सामने कई तरह की प्रॉब्लम्स थी, कई तरह की मुसीबतें थी, कई तरह की समस्याएं थी, जिनमें मोकल के जो हत्यारे थे चाचा और मेरा, उनको दंड देना या उनसे बदला लेना, ये पहली समस्या थी। रणमल राठौड़ जिसके षड्यंत्र, है ना, कहते हैं कि साहब मेवाड़ में गुहिलों के स्थान पर राठौड़ आकर बैठ गए थे और यहाँ पर एक षड्यंत्र रचने लग गया था रणमल। तो रणमल को भी भाई साहब भगाना, क्योंकि इससे मेवाड़ की जो आंतरिक स्थिति थी वो काफी कमजोर हो रही थी और उससे काफी समस्याएं पैदा भी हो रही थी मित्रों। अब एक बड़ी समस्या और थी कि जो कुंभा है, ये मेवाड़ है, इसके आसपास ये मालवा है, ये गुजरात है, तो यहाँ के जो राजा थे, है, तो वो लोग भी चाहते थे कि हम कैसे भी करके मेवाड़ के अधिकार को मेवाड़ पर अधिकार हम कर लें। तो ये जो थी, ये समस्याएं थी, इनसे उबरने के लिए कुंभा ने कई प्रयास किए और उन्हीं प्रयासों की कड़ी में हमने कुछ चीजें देखी थी। ये महाराणा कुंभा है, ये मेवाड़ का नक्शा है, आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ध्यान में रह जाएगा आपको। अब देखो, हमने कहा कि साहब सबसे पहले राजनीतिक उपलब्धियां हमने पढ़ी, कुंभा की विजय अभियानों में मैंने पढ़ा। तो चाचा और मेरा, इनको तो मारना था ही था। एक सामान्य सी बात मैं आपसे कहूं कि जब भाई रणमल राठौड़ है, उसी की सहायता से, यानी कुंभा एक राजनीतिज्ञ था, साथ में कूटनीतिज्ञ भी था। उसने क्या किया कि भाई रणमल की सहायता से ही, किसकी सहायता से? रणमल की सहायता से चाचा और मेरा को ठिकाने लगा दिया। और कुल मिलाकर के एक राघवदेव सिसोदिया है ना, उनके नेतृत्व में सेना भेज करके चाचा और मेरा पर आक्रमण किया था। बाद में ये भाग करके चले गए थे मालवा, है ना, हमने ये सब चीजें पढ़ी थी ना। मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी जो है, उनके यहाँ पर इन्होंने शरण भी ली थी, लेकिन बाद में इन्होंने ही भाई साहब, है ना, हाथ खड़े कर दिए। जो एक्का था, है ना, और महपा पमार था, हालांकि चाचा और मेरा तो मारे गए थे, लेकिन एक्का और जो महपा पमार था, इन दोनों ने हाथ खड़े कर दिए और ये आगे साहब पुनः कुंभा की सेवा में और कुंभा के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। खास बात है भाई, जो कुंभा है वो था ही अपने आप में महान। अब बात आती है कि साहब कुछ समय बाद में युद्ध होना सुनिश्चित था पड़ोसी राज्यों से। तो एक युद्ध होता है 1437 में, जिसको हम कहते हैं सारंगपुर का युद्ध। अब हमने रिवीजन क्लास है उसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाएं हल्का हल्का, तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके ध्यान में रह जाए कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 ईस्वी में। ये सारंगपुर का किला है। कौन सा किला है? ये सारंगपुर का किला है भाई, है ना। तो ये सारंगपुर का जो युद्ध है, सारंगपुर है कहां, हमने ये भी पढ़ा था, जो कोटा और झालावाड़ है, कोटा और झालावाड़ के मध्य जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में स्थित है सारंगपुर का किला,
है ना, कोटा और झालावाड़ के मध्य जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, इन मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों में क्या है, सारंगपुर का किला है भाई। कौन सा किला है, सारंगपुर का किला है। तो कुल मिलाकर के कोटा और झालावाड़ के बीच में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों को आप याद रखना, है, यहाँ पर सारंगपुर का किला है और यहीं पर महाराणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध लड़ा था। जो मांडू का सुल्तान था, यानी मांडू को मालवा भी बोल सकते हैं, मांडू का सुल्तान था महमूद खिलजी प्रथम, है ना। तो महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। हमने इस युद्ध को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बस अब सामान्य जानकारी बताकर मैं आगे बढ़ जाता हूं कि महमूद खिलजी प्रथम यानी सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ। इसमें विजयी कौन हुआ, कुंभा इसमें विजयी होता है। कौन विजयी होता है, कुंभा इसमें विजयी होता है। कब हुआ था, 1437 में। कब होता है, 1437 में। अब आपको पता है एक प्रश्न है जो मैंने पिछली क्लास में आपको डिटेल बताई थी, तो बताया भी था। अब आज में प्रश्न पूछने का नंबर भी है मेरा और आप उत्तर भी दोगे कमेंट बॉक्स में कि सारंगपुर के युद्ध के बाद में कुंभा ने क्या निर्मित करवाया था, क्या बनवाया था। हालांकि आपको पता ही है कि जो कुंभा है उसके बाद में इसकी राजनीतिक सीमाएं बढ़ गई थी और इसी विजय अभियान में इसने एक बड़ा निर्माण कार्य करवाया था। कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर दें कि सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ, इसके तुरंत बाद ही कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था, किसका निर्माण करवाया था। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप पिछली क्लास जरूर देखें एक बार वापस, जिससे आपको ये समझ में आए। ठीक है भाई, है ना। अब बात आती है साहब, एक सारंगपुर का युद्ध हो गया था। इसके अलावा हमने इसके बारे में डिटेल पढ़ी थी। बाद में हमने पढ़ी चांपानेर की संधि, है ना। ये चांपानेर की संधि है, ये भी हमने पढ़ी थी भाई। तो चांपानेर की जो संधि है या चंपानेर की जो संधि है, ये कब होती है भाई, ये होती है 1456 ईस्वी में। कब होती है, 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि होती है। ध्यान रखना, पिछले शासक जो है मैंने उनकी पिछली क्लास में बहुत ज्यादा रिवीजन कर दिया था। आज मैंने उन सबको एक साथ रिवीजन में नहीं लिया है, क्योंकि 1 घंटा तो रिवीजन में ही लग जाता है। केवल हमने कुंभा का जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करके हम कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ेंगे। चांपानेर की संधि कब होती है, 1456 ईस्वी में होती है भाई। किस किस के मध्य होती है, तो ये गुजरात के शासक थे कुतुबुद्दीन अहमद शाह है, नाम सुना होगा आपने। कहाँ के शासक थे, गुजरात के शासक थे भाई कुतुबुद्दीन अहमद शाह। कुतुबुद्दीन अहमद शाह, है ना। ये चाहते थे कि भाई मैं मेवाड़ पर अधिकार कर लूं, और इधर जो एक थे अपने मांडू के सुल्तान थे महमूद खिलजी प्रथम, ये भी चाहते थे कि मैं मेवाड़ पर अधिकार कर लूं। तो इन दोनों के मध्य हुई थी। मांडू के सुल्तान कौन थे, महमूद खिलजी प्रथम। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है कि चांपानेर की संधि डिटेल पिछली क्लास में हमने पढ़ाई है। तो महमूद खिलजी प्रथम जो है और कुतुबुद्दीन अहमद शाह, मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन अहमद शाह, इन दोनों के बीच में 1456 में एक संधि हुई थी, जिसे हम बोलते हैं चांपानेर की संधि। इनमें यह हुआ था कि भाई हम मेवाड़ पर एक साथ आक्रमण करेंगे, मेवाड़ पर हम एक साथ आक्रमण करेंगे और एक साथ आक्रमण करके मेवाड़ पर अधिकार कर लेंगे। फिर मेवाड़ का जो हिस्सा है हम आधा आधा कर लेंगे। कुंभा पर हम आक्रमण करेंगे, मेवाड़ को अपने कब्जे में ले लेंगे दोनों मिलकर के, और फिर जब हम भाई वहां के राजा बन जाएंगे, वहां अपने अधिकार में उसको ले लेंगे, तो उसको आधा आधा कर लेंगे हम कि आधा मेवाड़ तू रख लेना, आधा मेवाड़ तू रख लेना। और बाद में इन्होंने 1457 में भाई साहब आक्रमण भी किया था, लेकिन असफल रहे, आक्रमण में ये हार गए थे। कुंभा ने इन दोनों को बारी बारी से हराया था। तो कुल मिलाकर के ये चांपानेर की संधि थी। ये कौन सी संधि थी भाई, चांपानेर की संधि थी। और इस चांपानेर की संधि के बाद ही परिणाम स्वरूप कौन सा युद्ध हुआ था, 1457 में युद्ध हुआ था भाई, है ना। तो ये युद्ध होता है बदनौर का युद्ध। ये कौन सा युद्ध होता है, बदनौर का युद्ध होता है। ये ध्यान रखना आप कि चांपानेर की संधि के परिणाम स्वरूप होने वाला युद्ध बदनौर का युद्ध 1457 में, जो इन दोनों की संयुक्त सेना है और इधर से कुंभा है। तो कुंभा और गुजरात मांडू, इन दोनों के बीच में, यानी कुंभा वर्सेस गुजरात और मांडू की संयुक्त सेना, इन दोनों के बीच में होता है बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी में। बदनौर कहाँ है मित्रों, बदनौर आता है भीलवाड़ा में। बदनौर कहाँ है, बदनौर है भीलवाड़ा में। बदनौर कहाँ है, भीलवाड़ा में है, और बदनौर का युद्ध होता है। इस युद्ध में भी कुंभा विजयी हुआ था। बदनौर के युद्ध में भी कुंभा जीत गया था और फिर इसने एक निर्माण कार्य करवाया था।
पिछले प्रश्न में भी हमने पूछा कि सारंगपुर के युद्ध के बाद में कुंभा ने क्या बनवाया था, ये आप जरूर बताना मुझे। बदनौर के युद्ध के बाद में कुशाल माता का आपने नाम सुना है ना, कुशाल माता का मंदिर बनवाया था, है ना। तो ये प्रश्न में दूसरा प्रश्न आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि पहले प्रश्न का उत्तर आप पहले आराम से दे दें। 1457 ईस्वी में बदनौर में भाई साहब जब युद्ध जीत लिया कुंभा ने, तो कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसके निर्माण कार्य सांस्कृतिक उपलब्धियों में आते हैं, हम सांस्कृतिक उपलब्धियों में भी ये चीज देखेंगे। तो मित्रों ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि इसके बारे में प्रश्न निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है ना, ठीक है। अब देखो, एक हमने पढ़ी थी ये जो रिवीजन क्लास है पहले 4-5-10 मिनट की, और उसके तुरंत बाद ही हम अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियां ले लेंगे कुंभा की। ये देखो, आंवल बामल की संधि भी हमने पढ़ी थी। आंवल बामल की संधि कब हुई थी? 1453 में। कब हुई थी? 1453 में हुई थी। इसीलिए क्रम से पहले है बाद में वो है, लेकिन मैंने भाई उनको एक साथ ही बता दिया। सारंगपुर का 1437 में, और बदनौर का 1457 में, और बीच में चंपानेर की संधि 1456 में। अब है आंवल बामल की संधि 1453 ईस्वी में। ये जो होती है, ये होती है भाई, ये तो है राठौड़ और ये है अपने मेवाड़ यानी गुहिल। राठौड़ और गुहिलों के बीच में होती है, यानी जोधपुर और ये बवड़े दिख रहे हैं, बबूल तो आगे जोधपुर वाला इलाका, और ये आंवले जो दिख रहे हैं, है ना, आंवल के जो वृक्ष हैं, आंवले के जो वृक्ष हैं, ये आगे मेवाड़ में। तो जोधपुर और मेवाड़ में जो संधि होती है वो होती है आंवल बामल की संधि। ये हंसाबाई के सहयोग से होती है। ये क्षेत्र आता है आंवल बामल, अपने पाली में आता है। सोजत आपने सुना होगा, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध सोजत। तो आंवल बामल की संधि कहाँ होती है? सोजत पाली में। ये एक क्षेत्र ऐसा है मित्रों सोजत में कि जहां एक साइड से बबूल के वृक्ष शुरू हो जाते हैं और एक साइड आंवला के वृक्ष रह जाते हैं। तो जहां पर बबूल के वृक्ष शुरू होते हैं वहीं पर भाई नियम रख दी आंवल बामल की संधि की। जहां भैया बमड़े हैं, बबूल है, वो तो भाई जोधपुर में चले जाएंगे वो क्षेत्र तो, और जहां आंवले हैं वो आ जाएंगे अपने कहां पर? मेवाड़ में। तो ये जो संधि कहलाई, ये कहलाई आंवल बामल की संधि। क्या कहलाई? आंवल बामल की संधि। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी जोधा और कुंभा के मध्य ये संधि किसके मध्य होती है? जोधा और कुंभा के मध्य होती है। और इसका जो ब्रोकर का काम किया, जो बीच मध्यस्थता जिसने की, वो थी हंसाबाई। कौन थी भाई? हंसाबाई थी, है ना, जो कुंभा की क्या लगती है? दादी, है ना, लगती है ना, मोकल की मम्मी, माँ। बात समझ में आ रही होगी आपके। तो ये एक तरह से यूं कह सकते हैं कि इसी संधि के तहत कुंभा के एक बेटा था और जोधा के बेटी थी। ये बात ध्यान रखना, जोधा के जो बेटी थी उसका नाम है श्रृंगार देवी। इसी संधि आंवल बामल की संधि है, इसी के तहत क्या हुआ? जोधा की बेटी कौन है? श्रृंगार देवी। और जो कुंभा का बेटा है वो है रायमल। कौन है? रायमल। इन दोनों की शादी करा दी गई, है ना। मैं वाइफ ऑफ कर देता हूं ये लो एड्स कि भाई कुंभा और जोधा ने भाई साहब ब्याई जी पना बढ़ा लिया, है ना, एक दूसरे क्या हो गए? ब्याई जी हो गए थे। तो ये एक बड़ा काम था साहब, ये एक बड़ा काम था आंवल बामल की संधि। कौन सी संधि? आंवल बामल की संधि। इसके अलावा भी और भी कई काम किए थे, है ना, कि भाई बूंदी जो है, बूंदी को बेरीसाल को दिलवाना। जो महमूद खिलजी जो था, है ना, महमूद खिलजी जो था उसने भाई बूंदी पर अधिकार करने की कोशिश की थी, हाड़ौती पर आक्रमण भी किया था, लेकिन कुंभा की सहायता से बूंदी जो है पुनः बेरीसाल के पास आ गया। आगे जाकर बूंदी और कुंभा के बीच में भी पुनः दुश्मनी हो जाती है किसी बात को लेकर के, लेकिन वो बात अलग है। इसके अलावा और कई काम थे, जैसे मेरों का दमन किया था कुंभा ने। किसका दमन किया था? मेरों का दमन के। बदनौर का युद्ध हमने देख लिया, ये बदनौर का किला है मित्रों, ये बदनौर का किला है। बदनौर का युद्ध कब हुआ था? 1457 में, ठीक है, भीलवाड़ा में है। कहां पर है ये भीलवाड़ा में। फिर हमने मेरों का दमन भी देखा था पिछली क्लास में कि कुंभा ने मेरों का दमन किया था। कुंभा ने किसका दमन किया था? क्योंकि मेर बाहुल्य क्षेत्र था, और होता यूं है कि उससे पहले मेवाड़ का हिस्सा थे मेर। मेर जो है ये बदनौर भीलवाड़ा के आसपास में ही आते हैं। वैसे तो ये मेर कहाँ आते हैं मित्रों? ये बदनौर भीलवाड़ा के आसपास में ही आते हैं। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, है ना, इसलिए मैं इसको ज्यादा वो नहीं ले रहा हूं, केवल बस आपके माइंड में पुनः
जो स्मृति है वो जाग जाए, है ना, पुनः आपको याद आ जाए चीजें कि बदनों और भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र मेर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ मेर जाति का बाहुल्य है। और कुंभा के जो दादाजी थे लाखा, कुंभा के पिता मोकल, मोकल के पिता लाखा। लाखा के शासनकाल में क्या होता है कि मेर जो है वो मेवाड़ की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लेते हैं, मेवाड़ को अपना सब कुछ मान बैठते हैं और मेवाड़ के लिए ही काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब मोकल के समय क्या होता है कि कई षड्यंत्र चले, मोकल की हत्या हो गई थी, है ना, उसमें क्या हुआ, मेरों ने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। मेरों का एक नेता होता है मुनीर, मेरों का एक नेता कौन है भाई, मुनीर। इसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम मेर अपना अलग ही राज्य है, हमारी राजधानी भी अलग ही होगी, हम सब कुछ अलग ही हैं। लेकिन बाद में कुंभा ने भाई साहब, है ना, पुनः अपने सेनापति था कुंभा का एक सुल्तान, कौन था, सुल्तान। ये कुंभा का सेनापति, इसको भेजा कि जाओ मेरों पर कब्जा करो पुनः, और सुल्तान ने पुनः मेरों पर आक्रमण किया और मेरों से पुनः अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये बहुत ही सिंपल और सरल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा माथापड़ी वाली बात भी नहीं है, ठीक है मित्रों, याद रह जाएगा। तो मेरों का दमन किया था किसने, कुंभा ने किया था। किसने किया था, कुंभा ने। अब हमें सांस्कृतिक उपलब्धियां कुंभा की पढ़े, उससे पहले कुंभा की कुछ उपाधियां थी भाई, कुंभा की कुछ उपाधियां थी, उनका हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं मित्रों। तो कुंभा की उपाधियों की अगर हम बात करें तो कुंभा जो है भाई साहब, उसके गुणों के आधार पर, उसकी विशेषताओं के आधार पर उसे उपाधियों से नवाजा गया है, उसे कई उपाधियां प्रदान की गई है, कई उपाधियां उसे दी गई। जैसे पहली उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। पहली उपाधि कौन सी है, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहते हैं इसे, सबसे बड़ी बात आती है, यानी नव्य भरत क्यों कहते हैं। भरत ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, आपको पता है, भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। उपाधियों की अगर हम चर्चा करें कुंभा की, तो थोड़ा सा यहां पर प्रश्न बन सकता है आपके लिए कि अभिनव भट्टाचार्य कुंभा को क्यों कहते हैं। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भरत की उपमा क्यों दी गई, क्योंकि ये संगीत शास्त्र का ज्ञाता था, संगीत ग्रंथों का रचयिता था, इसलिए इसको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि से नवाजा गया है। क्यों, ये संगीत शास्त्र का रचयिता था, संगीत विद्या को जानता था, इन्होंने संगीत ग्रंथ लिखे थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अभिनव भट्टाचार्य। कई बार प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि भाई कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता है, बताइए। तो ध्यान रखना, संगीत शास्त्र का रचयिता होने के कारण, संगीत शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण, संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण, संगीत के बारे में बहुत ज्यादा जानने के कारण इसे क्या कहते हैं, अभिनव भट्टाचार्य। इसे क्या कहते हैं, अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिनव भट्टाचार्य। दूसरा है दान गुरु। दान गुरु क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दानी भी था भाई, भोजन दान दिया करता था, ये सभी को, जो भी गरीब होते थे उन सबको ये दान दिया करता था, इसलिए दानी होने के कारण क्या कहलाया, दान गुरु। दानी होने के कारण क्या कहलाया मित्रों, ये दान गुरु कहलाया। क्या कहलाया, दान गुरु कहलाया। क्या कहलाया, दान गुरु। तो ध्यान रखना भाई, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य तो क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि संगीत ग्रंथों का रचयिता था। कौन सा रचयिता था, संगीत ग्रंथों का रचयिता था, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है कि साहब इसे टोडरमल क्यों कहते हैं। टोडरमल, ये टोडर नहीं है, ये टोडर भाई है ना, टोडरमल। टोडरमल भी इसे कहते हैं। टोडरमल क्यों कहते हैं भाई, ये घुड़सवार था, घुड़सवारी में निपुण था, घोड़ों को भाई साहब अपने कब्जे में रखता था। अश्वपति, टोडरमल का अर्थ हो सकता है अश्वपति, टोडरमल का अर्थ हो सकता है गणपति भी हो सकता है। ध्यान रखो, टोडरमल का मतलब ये भाई अश्वपति था, यानी घोड़ों का एक तरह से यूं कहें मालिक था, घोड़ों को अपने कब्जे में रख सकता था, घोड़ों को यूं कहें कि कुशल घुड़सवार जिससे जो होता है ना, जो इनमें श्रेष्ठता हासिल करके रखता है, समझे बात को। तो जो उसे टोडरमल की उपाधि से नवाजा जाता है, जो किसी चीज में विशेष रूप से श्रेष्ठ हो, और विशेष करके घोड़ों की सवारी में या घोड़ों को अपने अधीन करने में, उसे टोडरमल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टोडरमल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक होता है चाप गुरु।
एक क्या होता है, चाप गुरु, यानी जो चाप में निपुण हो। चाप का मतलब धनुर्विद्या जानते हो, धनुष चलाने में निपुण हो, जो धनुर्विद्या का बहुत अच्छा जानकार हो, उसे क्या बोलते हैं हम, चाप गुरु। हर कई बार इनके बारे में प्रश्न आ जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है चाप गुरु कौन है। धनुर्विद्या में जो निपुण होता है, जो धनुर्विद्या में क्या होता है, निपुण होता है। एक होता है नंदीकेश्वर अवतार, यानी कहते हैं कि भाई भगवान शिव का ये परम भक्त था, तो भगवान शिव के परम भक्त नंदी भी तो थे, इसलिए नंदीकेश्वर का अवतार इन्हें माना जाता है। नंदीकेश्वर के अवतार इन्हें माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है, नंदीकेश्वर के अवतार भी माना जाता है। निरुशंक, निरुशंक जो भी इन्हें कहते हैं, निरुशंक का मतलब ये होता है कि भाई ये जो है प्रजापालक था, प्रजापालक था, एक तरह शासन करने में। ये कहते हैं कि भाई इन्होंने प्रजा को अपने पुत्र के समकक्ष माना था, तो प्रजापालक होने के कारण इनको निरुशंक भी कह गए। प्रजापालक होने के कारण क्या कहते हैं, निरुशंक कहते हैं। क्या कहते हैं, निरुशंक कहते हैं। एक आता राणो रासो, देखो ये एक यूं कह सकते हैं कि भाई इन्होंने जो कुछ रचनाएं लिखी थी, राणो रासो इन्हें क्यों कहते हैं, तो यूं कहेगी भाई साहब जो खुद तो विद्वान था ही था, लेकिन साथ में उन्होंने कई विद्वानों को आश्रय दिया था, तो विद्वानों का आश्रयदाता था, विद्वानों का आश्रयदाता था, इसलिए इनको क्या कह दिया, राणो रासो की उपाधि से भी नवाजा। भाई विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, किसका आश्रयदाता होने के कारण, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इनको राणो रासो की उपाधि से नवाजा गया साहब, है ना। ठीक है। सुरग्रामणी, इनको सुरग्रामणी भी कहते हैं। क्यों भाई, एक तो यूं कहते हैं कि साहब जब ये जहां रहता था, जिस क्षेत्र में रहता था, उस क्षेत्र में भगवान निवास करते थे, सूर्य यानी देवता निवास करते थे, इसलिए वो सुरग्रामणी के ऊपर से नवाजा गया। एक आता हाल गुरु, है ना। अच्छा मैंने मिटा भी दिया, कोई ना, आपको ध्यान में रह जाएगा वैसे तो, है ना। अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, टोडरमल, चाप गुरु, चप गुरु यानी धनुर्विद्या में निपुण है। नंदीकेश्वर अवतार, नंदीकेश्वर संप्रदाय को मानता था, भगवान नंदी की तरह भक्त था, है ना। कुल मिलाकर ये मान को चलो। निरशंकु यानी प्रजापालक था ये भाई, है ना, जनता को बहुत ज्यादा। राणो रासो, राणो रासो भी कुल मिलाकर के विद्वानों का आश्रयदाता था, विद्वानों का क्या था, आश्रयदाता था। एक आता है सुरग्रामणी, क्योंकि भाई अच्छा राजकार्य करने से देवता उनके यहाँ निवास करते थे। हाल गुरु, इनके बारे में प्रश्न पूछा भी गया है मित्रों कि कुंभा को हाल गुरु की उपाधि से क्यों नवाजा गया। ये हाल गुरु बहुत ज्यादा फेमस भी रहा है। दान गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, है ना, हाल गुरु। तो जो ये क्या था, गिरि दुर्गों का स्वामी था। किसका स्वामी था, गिरि दुर्गों का स्वामी था। गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण, गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण इन्हें हाल गुरु कहते थे। गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण इन्हें क्या कहते थे, हाल गुरु की उपाधि से नवाजा गया है। इनको सेल गुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल गुरु, यानी सेल गुरु में क्या होता है कि जैसे भाला फेंकने की जो विद्या होती है, यानी शस्त्र विद्या में निपुणता, भाला फेंक विद्या में, है ना, भाला फेंकने में बहुत ज्यादा निपुण था, और ये लोगों को भाला फेंकने की कला सिखलाते थे, इसलिए इनको सेल गुरु कहते हैं। गिरि दुर्गों का स्वामी हाल गुरु है, भाला फेंकने की यानी शस्त्र विद्या में निपुण होने के कारण, शस्त्र विद्या का उपयोग सिखाने के कारण, भाला का उपयोग सिखाने के कारण इनको सेल गुरु भी कहते थे। नरपति, है ना भाई, नरों में पति था, नरों का स्वामी था, कुल मिला के ध्यान रखना। गजपति, भाई साहब गजपति भी एक उपाधि होती है, जो हाथी के समान होता है, उसे कहते हैं गजपति। क्या कहते हैं, गजपति। तो ध्यान रह जाएगा, बहुत ही सिंपल सी ये उपाधियां हैं, ये उपाधियां जरूर ध्यान रखना। मैं फिर एक बार उपाधि बता दूं कुंभा की आपको कि अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, चाप गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, टोडरमल, नंदीकेश्वर अवतार, निरशंक, सुरग्रामणी, राणो रासो, नरपति, हाल गुरु, सेल गुरु, गजपति, और इसके अलावा इनको अश्वपति भी कहते हैं। परम भागवत की उपाधि से नवाजा गया है। हिंदू सुल्तान भी कहते हैं, आदि वराह भी इनको कहते हैं। इसके अलावा एक उपाधि और आते हैं धीमान, इनको धीमान भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, कई बार आ जाता है धीमान,
किस राजा की उपाधि? धीमान जो है, जो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करता है, जिसकी बुद्धि की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, बुद्धिमान व्यक्ति को, अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति को हम धीमान कहते हैं। क्या कहते हैं? धीमान कहते हैं। ठीक है, ये जो है उपाधियां हैं कुंभा की। किसकी है? कुंभा की। तो इन उपाधियों के बारे में आप जरूर ध्यान रखना मित्रों। ठीक है, इसके अलावा कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, इनके बारे में प्रश्न आता है और इनके बारे में बहुत डिटेल से प्रश्न पूछा जाता है। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? क्योंकि हम कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इनके ग्रंथों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फिर हम इनके निर्माण कार्यों के बारे में जानेंगे। इनका सबसे पहले हमें विद्यानुराग जानना बेहद जरूरी है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से हो जाते हैं। फिर इनके शरण में आने वाले विद्वान कौन कौन है, उन विद्वानों के बारे में भी हम जानेंगे मित्रों, क्योंकि इनके बारे में प्रश्न पूछा ही जाता है निश्चित रूप से। यहाँ से कई तरह के प्रश्न एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो शुरू कर ले अपन कुंभा की रचनाओं की बात करें। किन की बात करें? कुंभा की रचनाओं की। कुंभा ने कौन कौन से रचनाएं लिखी थी? तो चलिए साहब शुरू करते हैं हम कुंभा की रचनाओं की बात। देखो, कुंभा के जो ग्रंथ है वो है अपने संगीत राज। पहले तो इनके बारे में नाम इनके जाने हम। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया टीका, संगीत रत्नाकर टीका, चंडी शतक व्याख्या टीका, कामराज रतिसार, इसके अलावा सुधा प्रबंध भी कुंभा की रचना है, संगीक्रम दीपिका कुंभा की रचना है, नवीन गीत गोविंद भी कुंभा की रचना है, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, हरिवार्तिक, इनके बारे में ये 13 रचनाएं कुंभा की है। बाकी कुंभा के विद्वानों की रचनाएं अलग अलग है। अब इन कुंभा की रचनाओं के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। भाई, कुंभा ने जो ग्रंथ लिखे वो यूं ही नहीं लिखे। कुंभा ने जो ग्रंथ लिखे थे, क्योंकि कुंभा एक वीर योद्धा भी था, विजेता था, कला प्रेमी भी था, निर्माता भी था, और इसके अलावा केवल कला प्रेमी ही नहीं, केवल योद्धा ही नहीं, केवल विजेता ही नहीं, केवल एक वीर ही नहीं, बल्कि यह एक अच्छा विद्वान भी था, विद्यानुरागी था, साहित्य प्रेमी था, ये कवि था, नाटककार था, टीकाकार था, संगीताचार्य था। अगर हम देखें कि कुंभा को वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति, इनके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज था। नाट्य शास्त्र का तो ये ज्ञाता था, वीणा बजाता था कुंभा। कुंभा क्या बजाता था? वीणा बजाने में बहुत ज्यादा कुशल था। कुंभा ने जो ग्रंथ लिखे थे भाई, ज्यादातर ग्रंथों में विष्णु भक्ति भी झलकती है, क्योंकि भगवान विष्णु का ये परम भक्त था। अब हम जैसे सबसे पहला ग्रंथ हमने देखा संगीत राज। संगीत राज कुंभा की रचना है। हमें जानना होगा कुंभा की ग्रंथों के बारे में, इनके अंदर से भी प्रश्न आते हैं। संगीत राज किसकी रचना है? कुंभा की रचना है। तो कुंभा का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, जिसमें भारतीय संगीत की तीनों कलाएं, इसमें गीत भी है, वाद्य भी है और नृत्य भी है। गीत, वाद्य और नृत्य, ये तीनों चीजें आपको संगीत राज में दिखाई देगी। गीत भी, वाद्य भी और नृत्य भी, ये ध्यान रखना आप। गीत, वाद्य और नृत्य जो है आपको इसमें दिखाई देगा निश्चित रूप से। शास्त्रीय संगीत का मिला जुला रूप है ये। संगीत राज के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है कि संगीत राज के कितने भाग हैं। इसके जो भाग है उनको बोलते हैं हम रत्नकोश। क्या बोलते हैं? रत्नकोश। तो संगीत राज के 5 रत्नकोश हैं, यानी 5 भाग हैं, उनको बोलते हैं 5 रत्नकोश, है ना। देखो आप, संगीत राज के क्या है? 5 रत्नकोश। रत्नकोश का मतलब यह है 5 भाग हैं। संगीत राज के 5 क्या है? भाग, जिनको हम क्या बोलते हैं? रत्नकोश। कई बार रहता है कि किस में बांटा गया है, तो रत्नकोशों में बांटा गया है। संगीत राज को किस में बांटा गया है? रत्नकोशों में बांटा गया है। उन रत्नकोशों को या 5 भागों में बांटा गया है, उन 5 भागों को हम रत्नकोश कहते हैं। एक एक का नाम रखा, जैसे एक का पाठ्य है, एक का नृत्य है, एक का गीत है, एक का वाद्य है ना, एक का रस है। तो पाठ्य, नृत्य, गीत, वाद्य, रस, ये जो है ये रत्नकोश को कहते हैं। यानी 5 रत्नकोश है संगीत राज के। एक का पाठ्य, पहला भाग, इसका क्या कहलाता है? देखो, भाग भी पूछा जाता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्रम भी पूछा जाता है कि पहला भाग कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो ये आप ध्यान रखना, पहले पढ़ो। दूसरा नृत्य, पाठ्य है, फिर कौन सा है? नृत्य, फिर आता है गीत। कौन सा आता है? गीत। फिर आता है वाद्य। कौन सा आता है? वाद्य। वाद्य रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश। फिर हमें मिलता है रस। हमें क्या मिलता है?
रस। तो ये ध्यान रखना, ये एक एक का नाम है कि संगीत राज 5 रत्न कोशों में विभाजित है, 5 भागों में विभाजित है, जिन्हें हम रत्न कोश कहते हैं। पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। भाई यहां से प्रश्न आते हैं सुनिश्चित रूप से, आपको इस बारे में विशेष ध्यान देना पड़ेगा मित्रों, बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो 5 रत्न कोश है, ये जो 5 रत्न कोश है, ये कौन कौन से हैं, है ना। पाठ्य, नृत्य, गीत, वाद्य, रस, इनके बारे में प्रश्न क्रम भी पूछा जाता है। पाठ्य, नृत्य, गीत, वाद्य और रस रत्न कोश, है ना। प्रत्येक रत्न कोश का नाम भी इसमें मिलता है। तो संगीत राज कितने भागों में, 5 भागों में विभाजित है, और 5 जो भाग है उन्हें रत्न कोश कहते हैं। पहला पाठ्य रत्न कोश, दूसरा नृत्य रत्न कोश, तीसरा गीत रत्न कोश, चौथा वाद्य रत्न कोश और 5वां रस रत्न कोश, है ना। ये जो पाठ्य रत्न कोश आता है, यहाँ पर क्या होता है, जो महाराणा कुंभा है वो अपनी वंशावली के बारे में बतलाते हैं। तो कुंभा की वंशावली का वर्णन किस रत्न कोश में है, हर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्य रत्न कोश में कुंभा की वंशावली का वर्णन किस रत्न कोश में है, पाठ्य रत्न कोश में है। किस रत्न कोश में है, कुंभा की वंशावली का वर्णन, यहां मैं लिख देता हूं, कुंभा की वंशावली का वर्णन जो है वो किसमें मिलता है, हमें पाठ्य रत्न कोश में मिलता है। किसमें मिलता है, पाठ्य रत्न कोश में, है ना। इसके अलावा भाई कुंभा ने टीकाएं भी लिखी है ना। चंडी शतक टीका कुंभा की है, एक है गीत गोविंद पर आती है रसिक प्रिया टीका। कौन सी टीका, रसिक प्रिया टीका जो है ये भी गीत गोविंद पर लिखी गई है। तो कुल मिलाकर कुंभा की कई तरह की रचनाएं हैं, जिनमें अगर हम देखें तो एक बहुत फेमस रचना है कि कामराज रतिसार। देखो इन रचनाओं का आप स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेना भाई। एक है कामराज रतिसार, ये कुंभा की गजब की रचना है। कामराज रतिसार के बारे में अगर हम देखें भाई, कुंभा की एक महान रचना है भाई। ये प्रेयसी ग्रंथ है, इस 7 अंगों में विभाजित है। कामराज रतिसार एक प्रेयसी ग्रंथ है मित्रों, और ये 7 अंगों में बटा हुआ है। कितने अंगों में, कामराज रतिसार 7 अंगों में बटा हुआ है, एक प्रेयसी ग्रंथ है। इनके बारे में प्रश्न पूछे गए, इनके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा ग्रंथ है जो 7 अंगों में बटा हुआ है, कौन सा ग्रंथ है जो प्रेयसी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, वो है कामराज रतिसार। बाकी जैसे हरिवार्तिकम, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, नाटक राज है ना भाई। इन्होंने मेवाड़ी भाषा में भी 4 नाटक लिख दिए। कितने, 4 नाटक लिख दिए कुंभा ने मेवाड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में, मेवाड़ी भाषा में इन्होंने 4 नाटक लिख दिए। तो इन ग्रंथों के बारे में सामान्य जानकारी आपको रखनी है कि मेवाड़ी भाषा में कुंभा ने कितने नाटक लिखे, 4 नाटक लिखे, है ना। इन्होंने संस्कृत में लिखे, कन्नड़ में लिखे, मराठी में लिखे। यानी ये केवल मेवाड़ी नहीं जानते थे, बल्कि मेवाड़ी के अलावा संस्कृत, मराठी, कन्नड़ ये भी ये जानते थे साहब, है ना। अब बात आती है, ये तो है कुंभा के एक सामान्य सी बात। अब इन्हीं ग्रंथों में कुंभा ने जिनकी सहायता ली थी उन्हीं को हम देख करके एक एक को फिर और अच्छे से चर्चा करते। ये आप ग्रंथ जो है इनके आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। दरबारी साहित्यकारों के साथ में मिलकर के हम चर्चा करेंगे इन ग्रंथों के डिटेल की। तो पहले इनके दरबारी साहित्यकार कौन कौन से, ये आप देखना। कुंभा के दरबार में ये प्रश्न पूछा गया है, कुंभा के दरबार में साहित्यकार कौन कौन रहते थे। तो मंडन, गोविंद, कवि मेहा, हीरानंद मुनि, कवि अत्रि, महेश, और जो है वो आपको बताता हूं मैं। देखो कि मंडन है, गोविंद, ये दरबारी साहित्यकार है कुंभा के। मंडन, गोविंद, कवि मेहा, हीरानंद मुनि, कवि अत्रि, महेश। इसके अलावा सोम सुंदर, कौन सा सुंदर भाई, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, टिल्ला भट्ट, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, भुवन सुंदर सूरी, सुंदर सूरी, माणिक्य और सुंदर गणी। ये जो है कुंभा के दरबारी साहित्यकार हैं, या यूं कहें कुंभा के समय के विद्वान हैं। यानी कुंभा के समय के विद्वान कौन कौन से, कुंभा के दरबारी विद्वान कौन कौन से, अगर आपसे प्रश्न पूछे तो ध्यान रखना, ये प्रमुख नाम मैं आपको बता रहा हूं। इनके अलावा और भी हम जैसे सारंग व्यास, कान्हा व्यास, इनकी हम चर्चाएं करेंगे। रमाबाई, है ना, इनकी हम चर्चाएं करेंगे भाई। कवि अत्रि भट्ट हो गया, महेश भट्ट हो ही गया है, मंडन आ गया, गोविंद आ गया है, तो इनकी हम चर्चाएं करेंगे। साहब जो
मैं यहां पर अलग से और लिख देता हूं आपको। कान्हा व्यास, सारंग व्यास, रमाबाई, ये कुंभा के टाइम के बड़े विद्वान हैं। कुंभा के समय के बड़े विद्वानों के नाम आप जरूर ध्यान रखना। मंडन गोविंद, कवि मेहा, हीरानंद मुनि, कवि अत्रि, महेश, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, टीला भट्ट। कौन सा भट्ट है? टीला भट्ट है। जयचंद्र सूरी, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, भुवन सुंदर सूरी, सुंदर सूरी, माणिक्य और सुंदर गणी, ये कुंभा के टाइम के बड़े बड़े विद्वान हैं। मैं आपको इनके बारे में अगर आप विशेष रूप से बताऊं तो इनमें जो सबसे फेमस है ना, वो है सारंग व्यास। वो कौन है? सारंग व्यास। सारंग व्यास जो है भाई कुंभा के संगीत गुरु थे, है ना। एक कुंभा के गुरु भी थे विद्यानंद, वो ये संगीत गुरु है। ये कुंभा के क्या है? संगीत गुरु है। कौन? सारंग व्यास। कौन भाई? सारंग व्यास जो है कुंभा के संगीत गुरु है। एक विद्यानंद है जो कुंभा के गुरु है। मैं सामान्य बता रहा हूं, ज्यादा फालतू की स्टोरियों पर नहीं जा रहा हूं, जिससे आपकी चीजें कन्फर्म रहे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। कुंभा के टाइम के विद्वान ले लिया। अब देखो विद्यानंद है, ये कुंभा के गुरु हैं। कुंभा के गुरु हैं विद्यानंद, कुंभा के क्या है? गुरु हैं। वहीं सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु हैं। रमाबाई कुंभा की पुत्री है। रमाबाई कुंभा की क्या है? पुत्री है ना। और कान्हा व्यास ये दरबारी कवि हैं। एकलिंग महात्म्य आपने नाम सुना है? एकलिंग महात्म्य के रचनाकार हैं, यानी वेतन पर ये रहे थे। इनके यहाँ पर संगीत शास्त्र के बड़े ज्ञाता थे, तो एकलिंग महात्म्य के रचनाकार हैं। एकलिंग महात्म्य के क्या है? रचनाकार है। तो ये ध्यान रखना, कान्हा व्यास, सारंग व्यास, मैंने अलग लिखा है कि आप इनको अच्छे से ध्यान रखिए। कान्हा व्यास जो एकलिंग महात्म्य के रचनाकार है, वेतन पर काम करने वाले दरबारी कवि हैं, कुंभा के समय संगीत शास्त्र के ज्ञाता है। सारंग व्यास जो है ये कुंभा के संगीत गुरु है। वही विद्यानंद जो है कुंभा के गुरु है, और रमाबाई कुंभा की पुत्री है। ध्यान रखना, ये संगीत शास्त्र की बड़ी ज्ञाता थी रमाबाई। कौन थी? बहुत बड़ी ज्ञाता थी रमाबाई। इनके बारे में कई बार पूछा गया है कि साहब जैसे रमा स्वामी का मंदिर बनवाया हुआ है, विष्णु जी का मंदिर बनाया हुआ है। जावर, आप योगिनी पट्टनम का नाम सुनते होंगे, जावर, ये प्रश्न भी आया था। जावर का दूसरा नाम क्या है? योगिनी पट्टनम। यहां लिख देता हूं, योगिनी पट्टनम, ये जावर का ही नाम है, योगिनी पट्टनम। रमाबाई का यहाँ पर रमा स्वामी कुंड है, एक रमा कुंड जिसे हम बोलते हैं। रमा स्वामी का मंदिर है जो भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु का मंदिर है, रमाबाई के नाम पर ही बना हुआ है। रमाबाई के नाम पर ही क्या है? बना हुआ है। इसके अलावा और विद्वानों में अगर हम चर्चा करें, देखो एक बार एकलिंग महात्म्य का प्रश्न भी पूछा गया आपसे। एकलिंग महात्म्य के प्रश्न की बात थी कि एक प्रश्न आया था एकलिंग महात्म्य के बारे में, राजवर्णन, राजवर्णन जिसको कुंभा ने लिखा था। ये पूछा गया है कि राजवर्णन कौन से ग्रंथ का भाग है? तो राजवर्णन जो है ये भाई एकलिंग महात्म्य का ही भाग है, लेकिन ये कुंभा ने लिखा था। राजवर्णन जो है ये कुंभा की रचना है। ये प्रथम भाग है एकलिंग महात्म्य का। किसका? एकलिंग महात्म्य का ये प्रथम भाग है मित्रों। दूसरा भाग कान्हा व्यास ने लिख दिया था, है ना। तो रचनाकार एकलिंग महात्म्य के बारे में कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, एकलिंग महात्म्य रचना किसने की। उसके दो भाग है, प्रथम भाग कुंभा ने लिखा था और दूसरा भाग कान्हा व्यास ने लिखा था, है ना। एकलिंग महात्म्य एक तरह से पुराण है, इसकी तुलना पुराणों से की गई है। इसकी तुलना किससे की गई है? पुराणों से। इसमें गुहिल वंश की पूरी वंशावली का वर्णन है। गुहिल वंश की पूरी वंशावली का इसमें वर्णन मिलता है। इसी से हम ये ध्यान में रख सकते हैं कि कुंभा जो है, मैंने बताया कुंभा बहुत बड़ा विद्वान था, व्याकरण का ज्ञाता था, साहित्य शास्त्र का ज्ञाता था, राजनीति का ज्ञाता था, कूटनीति का ज्ञाता था, उपनिषदों का, वेदों का, स्मृति का, आरण्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सभी का जानकार था। क्यों? ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? एकलिंग महात्म्य से ही ये जानकारी हमें मिलती है। किससे मिलती है? एकलिंग महात्म्य से ये सारी जानकारी हमें मिलती है मित्रों। तो ध्यान रह जाएगा कि राजवर्णन जो है अलग रचना नहीं है, बल्कि एकलिंग महात्म्य का ही पहला भाग है, जिसकी रचना कुंभा ने की थी। दूसरे भाग की रचना कान्हा व्यास ने कर दी। सारे
नारायण व्यास कौन थे? कुंभा के संगीत गुरु थे। विद्यानंद कौन थे? कुंभा की गुरु थे। रमाबाई कौन थी? कुंभा की पुत्री थी, जिसकी जावर यानी योगिनी पट्टनम में रमा कुंड और रमा स्वामी का मंदिर यानी भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर बना हुआ है। ये आप जरूर ध्यान में रख लेना। अब है मोटी बात, इन कवियों की हम चर्चा करें। कवि अत्रि भट्ट और कवि महेश भट्ट के प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं को छेड़ते हैं। ये आप नोट कर लेना कुछ चीजें, क्योंकि वीडियो को आप रोक करके भी नोट कर सकते हो, है ना, क्योंकि इनके प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो हमारे सामने कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। अब देखो, आपने कवि अत्रि और कवि महेश का नाम सुना होगा, ये फेमस है, जो प्रसिद्ध है उनके बारे में बहुत चर्चा कर रहा हूं कि जो कवि महेश है या कवि अत्रि है, अत्रि भट्ट संस्कृत के विद्वान है। किसके विद्वान है? संस्कृत में। आपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का नाम सुना होगा, है ना, दोनों पिता पुत्र हैं। कवि अत्रि पापा है, वहीं बेटा कौन है? महेश है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का अगर आपने नाम सुना है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कवि अत्रि भट्ट ने शुरुआत की थी। शुरुआत किसने की थी? कवि अत्रि भट्ट ने की थी, लेकिन इसको समाप्त किसने किया था? महेश ने। यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? कवि अत्रि भट्ट भी है और महेश भी है। कवि अत्रि भट्ट भी है और महेश भी है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार। तो ये जरूर आप ध्यान रखना कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है उसके रचनाकार कौन है? कवि अत्रि भट्ट भी है और महेश भी है। एक बार प्रश्न आया था कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में शुरुआत कौन से देवताओं की स्तुति से होती है ना, कौन से भगवान की स्तुति से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत होती है? तो भगवान गणेश और शंकर भगवान की स्तुति से। गणेश जी को सबसे पहले बनाया गया, बाद में शिव जी को बनाया गया। तो भगवान गणेश जी और शिव जी की स्तुति से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की शुरुआत की थी अत्रि भट्ट ने, और जिसे पूरा किया था महेश भट्ट ने। जिसे पूरा किसने किया था? महेश भट्ट ने। यह संस्कृत में लिखी हुई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसमें भी कुंभा स्टार से लेकर गुहिल के बाद में बप्पा जो आते हैं, है ना, बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक का इसमें आपको वंशावली का वर्णन देखने को मिलता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी कवि अत्रि भट्ट ने और महेश भट्ट ने। महेश भट्ट ने एक काम और किया था, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है ना। कौन सी प्रशस्ति? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अलावा महेश भट्ट ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी लिखी थी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी किसने लिखी थी? महेश भट्ट ने लिखी थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अलावा कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी किसने लिखी थी? महेश भट्ट ने लिखी थी। कौन से भट्ट ने? महेश भट्ट ने लिखी थी। ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अलावा है। आपको पता है कि कविश्वर महेश भट्ट को ही कहते हैं। हम कविश्वर किसे कहते हैं? महेश भट्ट को ही कहते हैं। इन्होंने कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी थी और इसी प्रशस्ति में इनको कविश्वर कहा गया है। अब हम मोटी मोटी बातें करें। ये तो अत्रि भट्ट और महेश भट्ट हो गया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोनों ने मिलकर लिखी और कुंभलगढ़ प्रशस्ति स्वयं महेश ने लिखी। अब अगर मोटी मोटी बातें करें तो देखो, अपना मंडन कवि मंडन जो है, ये कुंभा का दरबारी था। कुंभा के क्या थे? दरबारी थे साहब, है ना। ये शिल्प शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने भाई साहब 7-8 ग्रंथों की रचना कर दी थी, है ना। खूब सारे ग्रंथ लिखे थे कवि मंडन ने। अगर हम मंडन के ग्रंथों की बात करें, ये मंडन के ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में भाई साहब प्रश्न बहुत गजब गजब के आए हुए, है ना, कि इन्होंने मूर्तियों की स्थापना कैसे की जाए, मूर्तियों का निर्माण कैसे किया जाए। तो एक ग्रंथ लिखा था देव मूर्ति प्रकरण। कौन सा ग्रंथ लिखा था? इनका ग्रंथ है देव मूर्ति प्रकरण, मंडन का ग्रंथ है। देव मूर्ति प्रकरण मंडन का ग्रंथ है, जो 8 अध्यायों में, कितने अध्यायों में भाई? 8 अध्यायों में। इसमें मूर्तियों की निर्माण और उनकी स्थापना की बात की गई है। ये ध्यान रखना आप कि देव मूर्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है? मंडन का ग्रंथ है। देव मूर्ति प्रकरण किनका ग्रंथ है? मंडन का ग्रंथ है ना। इन्होंने एक लिखा राजवल्लभ। कौन सा वल्लभ? राजवल्लभ मंडन, जो 4 अध्यायों में। कितने अध्यायों में? सॉरी, 14 अध्यायों में। कितने अध्यायों में भाई? 14 अध्यायों में राजवल्लभ मंडन। कौन सा मंडन? राजवल्लभ मंडन। ये इनके फेमस ग्रंथ है।
राजवल्लभ मंडन चौदह अध्यायों में है भाई साहब। देखो देव मूर्ति प्रकरण तो है 8 अध्यायों में, राजवल्लभ मंडन है 14 अध्यायों में। कितने अध्यायों में? 14 अध्यायों में है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे घरों का निर्माण कैसे हो, राजप्रसाद है उनका निर्माण कैसे हो, ये बातें इसमें लिखी हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है। नगर का निर्माण कैसे किया जाए, है ना, कैसे उनमें कहाँ पर कौन सी भाई कौन सा कमरा कहाँ होगा, क्या होगा, ये सब चीजें राजवल्लभ मंडन में मिलती है। देव मूर्ति प्रकरण मूर्तियों के निर्माण की बात करता है, राजवल्लभ मंडन 14 अध्यायों में है, और ये राज प्रसादों के निर्माण की बात करता है। सीधे सीधे इतना जान लो। एक होता है कि मंदिर का निर्माण कैसे किया जाए, तो इन्होंने क्या किया, प्रासाद मंडन बना दिया, ग्रंथ लिख दिया प्रासाद मंडन, कि भाई मंदिरों का निर्माण कैसे किया जाए, भगवान के मंदिर हम कैसे बनाए, तो प्रासाद मंडन बना दिया। इन्हें कहा कि उनमें मूर्ति हम कैसे किस दिशा में रखें, कैसे रखें, तो एक उन्होंने कह दिया रूप मंडन। ये क्या बढ़ दिया, रूप मंडन। हालांकि देव मूर्ति प्रकरण और रूप मंडन में थोड़ा फर्क है। देव मूर्ति प्रकरण जो है ये भगवान की मूर्तियों के निर्माण की बात करता है, उनकी स्थापना की बात भी करता है, लेकिन रूप मंडन जो है ये मूर्तियों को मंदिर में कैसे विराजित किया जाए उनकी बात करता है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना। देव मूर्ति प्रकरण 8 अध्यायों में है, वही रूप मंडन 6 अध्यायों में। कितने अध्यायों में? 6 अध्यायों में। इस तरह से एक वास्तुकला पर इन्होंने वास्तु मंडल लिखा था, है ना, वास्तुकला पर वास्तु मंडल। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका, जिससे मैं इनको नीचे वालों को मिटा दूं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, है ना। अब देखो देखो, रूप मंडन हो गया। एक इनका ग्रंथ है वास्तु मंडन, वास्तुसार और वास्तु मंडन, है ना, वास्तु मंडन है। एक इनका आ गया वास्तुसार। ये दोनों ग्रंथ वास्तु शास्त्र से संबंधित है, वास्तुकला से संबंधित है ना, कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो वास्तुकला से संबंधित है। एक इन्होंने भाई साहब जैसे आपके कोई रोग हो गया, बीमारी होगी, उसको दूर कैसे करें, इसके लिए उन्होंने वैद्य मंडल लिखा। मतलब ये भाई साहब आयुर्वेद के ज्ञाता भी थे, वैद्य मंडन भी इन्होंने लिखा, यानी ये किसके ज्ञाता थे, आयुर्वेद के भी जबरदस्त ज्ञाता थे ये भाई साहब। शकुन अपशकुन जो होते हैं, शुभ अशुभ, उनके बारे में भी जानते थे, इसलिए इन्होंने एक शकुन शास्त्र की रचना कर दी, शकुन मंडन। इनका एक रचना मिलता है शकुन मंडन, शकुन मंडन भी इन्हीं का है। एक रचना और इनकी मिलती है, वो है कोदंड मंडन, यानी धनुर्विद्या से संबंधित ग्रंथ है कोदंड मंडन, कोदंड मंडन। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ध्यान रखना कि ये सब मंडन की रचना है। तो मंडन छोटा मोटा विद्वान नहीं था, बहुत बड़ा विद्वान था अपने आप में। कि देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ मंडन, प्रासाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार, वैद्य मंडन, शकुन मंडन, कोदंड मंडन, ये किसकी रचनाएं हैं? देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ मंडन, प्रासाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार, वैद्य मंडन, शकुन मंडन और कोदंड मंडन, किनकी रचनाएं हैं भाई? ये मंडन की रचनाएं। बस आगे तो मंडन 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 है ही सब में, तो आप वैसे ही पकड़ लोगे। बस देव मूर्ति प्रकरण को आप ऐसे पकड़ लेना। तो कुल मिलाकर ये मंडन की रचनाएं हैं। किनकी रचनाएं हैं? मंडन की रचनाएं हैं। अब मंडन के बाद में हमें मिलता है गोविंद। कौन मिलता है? गोविंद। तो गोविंद की हम बात करें, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इनका मिटा दूं। देखो यहां से प्रश्न बहुत ही सिंपल सिंपल पूछे जाते हैं। बहुत ही सरल सरल प्रश्न आते हैं यहाँ से, लेकिन जब पूछे जाते हैं तो हम कंफ्यूज ना हो जाए एग्जाम में, है ना। इनको आप जरूर ध्यान में रखना। मंडन के बाद में आता है गोविंद। गोविंद भाई साहब अपने आप में यूं कहें कि मंडन का तो वैसे बेटा ही था, इसलिए विद्वता में तो कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए, है ना भाई। मंडन का एक भाई भी था, नाथा। नाथा के बारे में हम देखेंगे, जो आपने वास्तु मंजरी का नाम सुना होगा, कई बार पूछा गया है। वास्तु मंजरी मैं यही बता देता हूं आपको। वास्तु मंजरी
ये जो वास्तु मंजरी की रचना किसने की थी? ये नाथा ने की थी। किसने की थी भाई? नाथा ने की थी वास्तु मंजरी की रचना। ये मंडन का भाई था। हम बात कर रहे हैं मंडन के बेटे की, गोविंद की। कलानिधि नाम सुना होगा आपने, कलानिधि, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका, ऐसे ग्रंथ आपने सुना होगा, है ना। ये भाई गोविंद का मंडन का पुत्र था गोविंद। इन्होंने कला निधि एक बहुत ही बढ़िया ग्रंथ लिखा था, कला निधि, है ना। एक उद्धार धोरणी, है ना, उद्धार धोरणी, ये इन्हीं क्या ग्रंथ था, उद्धार धोरणी। एक द्वार दीपिका नाम भी आपने सुना होगा, द्वार दीपिका। तो ये द्वार दीपिका भी इन्हीं का ग्रंथ है, द्वार दीपिका। तो इनके रचनाकार कौन थे? कलानिधि, उद्धार धोरणी। पूछा जाता है कि कलानिधि, उद्धार धोरणी और द्वार दीपिका, कलानिधि, उद्धार धोरणी और द्वार दीपिका जैसे ग्रंथों के रचनाकार कौन है? गोविंद है भाई। उद्धार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका जैसे ग्रंथों के रचनाकार कौन है? गोविंद है। ध्यान रखना, कलानिधि जैसा ग्रंथ है, आपने पढ़ा होगा कि ऊपर जो शिखर होता है मंदिर के, है ना, वो शिखर कैसे उसको रखा जाए, उसके अंग उपांग क्या होंगे, है ना, इस तरह का एक ग्रंथ आता है। तो ये भी कम विद्वान नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे। कौन कौन भाई? अपने गोविंद। तो इन्होंने रचना लिखी थी कलानिधि, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका, है ना, ये आपको याद रह जानी चाहिए। इसके अलावा कवि मेहा, कवि मेहा के बारे में भी हम पढ़े तो देखो, कवि मेहा ने भी कई ग्रंथों की रचनाएं की थी। कवि मेहा की अगर हम बात करें, कवि मेहा, कवि मेहा जो है इनको मेह भी बोल सकते हैं, है ना। यानी इन्होंने एक रचना की थी, एक क्या कई रचनाएं लिखी थी, और ये सारी रचनाएं यानी जिसको हम तीर्थमाला कहते हैं, तीर्थमाला। तीर्थमाला में इन्होंने लगभग 120 तीर्थों का वर्णन किया था, है ना। तो ये ध्यान रखना, तीर्थमाला जैसी प्रसिद्ध रचना किन की है? कवि मेहा की है। ये प्रश्न आ सकता है, तीर्थमाला जैसी प्रसिद्ध रचना किन की है? कवि मेहा की है। किसकी है? कवि मेहा की। एक अपने बचे हीरानंद मुनि। कौन बचे? हीरानंद मुनि। हीरानंद मुनि एक जैन कवि थे। कौन थे? ये जैन आचार्य थे, जिनको कुंभा जो है अपना धर्म गुरु मानते थे, है ना। आपने कुंभा को एक उपाधि दी थी कविराज। ये कविराज की उपाधि किसने दी थी? हीरानंद ने ही दी थी। किन्होंने दी थी? हीरानंद ने ही दी थी। तो यूं कहें कि हीरानंद एक जैन आचार्य थे। हीरानंद क्या थे? एक जैन आचार्य थे, है ना। और जिनको कुंभा अपना क्या मानते थे? धर्म गुरु। कुंभा के ये धर्म गुरु थे। हीरानंद मुनि कुंभा के क्या थे? धर्म गुरु थे। बस ये ध्यान रखना, कविराज की उपाधि कुंभा को इन्होंने दी थी। ये ध्यान रखना, आप कुल मिलाकर कविराज की उपाधि से नवाजे गए थे, है ना। कविराज की उपाधि से ये नवाजे गए थे। कौन? हीरानंद मुनि, है ना। तो हीरानंद मुनि, कुंभा ने क्या किया था? कुंभा के धर्मगुरु थे हीरानंद मुनि, तो कुंभा ने इनको कविराज कहा था। तो कविराज की उपाधि से कुंभा ने किसे नवाजा था? हीरानंद मुनि को। किनको? हीरानंद मुनि को। बस इतनी सी बात थी। इसके अलावा और भी थे, आसानंद थे। आसानंद कुंभा के दरबार में ही थे, पुराणवाचक के रूप में काम करते थे। किसके रूप में? पुराणवाचक के रूप में काम करते थे। तो ये मोटे मोटे विद्वान थे कुंभा के दरबार में। तो कुंभा के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका, है ना। मैंने लगभग सभी अच्छे अच्छे विद्वान जो है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनके बारे में बताया। अब है कुंभा की स्थापत्य कला। हमने कुंभा की साहित्य कला में देखा। अब इनकी स्थापत्य कला, स्थापत्य कला के बारे में भी प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं। स्थापत्य कला में बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं। स्थापत्य कला को हम भाई बाद में लेंगे। कुल मिलाकर के एक सामान्य तौर पर स्थापत्य कला जो है थोड़ा लंबा हो जाएगी क्लास, है ना। हम आराम से बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे स्थापत्य कला को। तो हम देखेंगे कुंभा ने जैसे कुंभा महल बनवाया, कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, है ना। तो दोस्तों कुल मिलाकर के कुंभा की स्थापत्य कला हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपको ये ध्यान में रखना है कि देसाई राय चैनल जो है इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है मित्रों। खास तौर पर ये आपको कार्य करना है और आज्ञा दीजिएगा मुझे। जय हिंद, जय भारत। बस कुल मिलाकर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब आप जरूर कर ले चैनल को, है ना। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया मित्रों, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, अपने सभी मित्रों तक ये वीडियो पहुंचा दें कि भाई देखो कितना अच्छी क्लासेज का वीडियो है, आप जरूर देखें। और
अगली क्लास में हम कुंभा की स्थापत्य कला को लेकर के चलेंगे। तब तक आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।